तो गैस टुडे आज हम पढ़ेंगे 4.6 जो हमारा पार्ट रह गया था, नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। अब नंबर ऑफ पुअर होते कौन है? हमने अभी तक जो पढ़ा था कि जो पुराने स्टेटिस्टिक्स वाले लोगों ने गिनती की थी वो गलत तरीके से की थी। जेल वाली भी गलत थी, जो जेल इंडेक्स किया था। और जो लास्ट टाइम उन्होंने गिनती की थी कि अर्बन और रूरल पॉवर्टी गिन ली और कितने नीचे हैं पॉवर्टी लाइन के, कितने ऊपर है, बस हो गया। उसमें कितनी कैलकुलेशन है कि जो बहुत पुअर है, जो बहुत ज़्यादा पुअर है, जो सिंपल पुअर है, और रिच में कितने मिडिल क्लास है, कितने अर्बन क्लास है, वो नहीं बताया था। तो वो स्ट्रैटेजी फेल होगी। आज इंडिया किस हिसाब से करता है वो बताएंगे। इंडिया बेसिकली दो हिसाब से करता है। एक होता है प्रपोर्शन और एक होता है नंबर। प्रपोर्शन का मतलब आपका हो गया, इसको रेशियो कह लो या परसेंटेज कह लो। किसकी रेशियो, किसकी परसेंटेज? ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, कि टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन या कितना रेशियो, कितना परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का इज पुअर। ऐसे गिना जाता है कि टोटल हर बंदे की काउंटिंग की जाती है, उसमें से कितने पुअर है वो निकाला जाता है, तो उसकी एवरेज निकाल ली जाती है, उसका रेशियो, उसका परसेंटेज निकाला जाता है। वही मान लो 55% पुअर है, 20% पुअर है, कि टोटल पॉपुलेशन 100% हो गई, उसका कितना परसेंटेज अभी क्या है? पुअर। नेक्स्ट है जी नंबर। ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट नंबर गिनती की जाती है कितने बंदे, एक्चुअली कितने बंदे टोटल पॉपुलेशन के पुअर है, और ये ज़्यादातर इन मिलियंस होते हैं क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये इन परसेंटेज और रेशियो और ये इन मिलियंस, ये प्रॉपर काउंटिंग होती है। ये प्रॉपर क्या होती है? काउंटिंग होती है, प्रॉपर नंबर्स होते हैं। ये दो तरह से आते हैं, कितना है कितना नहीं है वो आपका सिलेबस नहीं है। आपका सिलेबस है कि मेथड कौन से कैलकुलेशन के। तो ये दो मेथड्स हैं। अगर प्रपोर्शन में कैलकुलेट किया जा रहा है, परसेंटेज में कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं हेड काउंट। इसको हम क्या कहते हैं? हेड काउंट। अगर टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज में बताया जा रहा है कितने परसेंटेज गरीब है, कितने परसेंटेज अमीर है, तो इसे हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो। तो ये दो मेथड्स हैं। आपकी बुक में दो अलग अलग पेजेस पे ग्राफ बने हैं, एक ग्राफ इसका बना हुआ है और एक ग्राफ इसका बना हुआ है। वो आप लोग स्टडी कर लेना, उसमें पूरे ईयर्स दिए हैं। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे नंबर है, क्योंकि ये परसेंटेज और ये नंबर, और यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं, इसमें ईयर्स लिखे हुए हैं। तो उस हिसाब से आप लोग बुक में स्टडी कर लेना, उसको रट्टा नहीं मारना, उसको याद भी नहीं करना, बस खाली एक बार नजर मारनी है, याद ये वाली क्वेश्चन करना है। अब वो कह क्या रहा है, इतना क्वेश्चन करने के बाद अगला कह रहा है कि दोनों मेथड्स में हुआ क्या। अब बुक में जो है ना, इसका कंपैरिजन किया हुआ है कि 1973-74 से और 2011-2012, बस ये कंपैरिजन करके हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल पड़ेंगे अपने, नहीं 12 सॉरी। तो इस साल में एक्चुअली परसेंटेज कितनी गरीब थी और एक्चुअल नंबर कितने गरीब थे। तो परसेंटेज वो बता रहा है कि 55%। किसका 55%? देखो, जब भी परसेंटेज आती है तो मतलब ऑफ कुछ होता है। हमेशा परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज से, वरना परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं होता। तो 55% ऑफ किसका? टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 55% मतलब आधी से भी ज्यादा। टोटल पॉपुलेशन अगर 100% है तो 55% पॉपुलेशन क्या थी? पुअर थी। पुअर मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ये मतलब हुआ। और अब 2011-12 में जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 22% पुअर रह गए हैं इंडिया में। तो मतलब बहुत अच्छा फॉल हुआ है, 55% से 22% रह गए। लेकिन अगर मैं इसकी बात ना करूं और इसकी बात करूं तो नंबर में क्या गिरावट आई है? नंबर वो कह रहा है 320 मिलियंस गरीब थे, और अब कितने गरीब हैं? अब है 270 मिलियन। 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 270 मिलियन।
तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा गिरावट आई है, लेकिन यहाँ पे गिरावट आई तो है पर बहुत अच्छी गिरावट नहीं आई है। सिर्फ कहने का मतलब है कि रेशियो तो डिक्रीज हुई है, पर नंबर ऑफ पीपल जो गिरावट आई है वो कुछ खास नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि 1973-74 से 2011-12 तक हुआ क्या, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। जब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से गरीब भी तो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिल रही। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और गरीब भी बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो जो रहते हैं लोग वो भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ खास गिरावट नहीं दिखी। बट परसेंटेज अगर टोटल पॉपुलेशन का देखो, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो परसेंटेज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गिरी है। तो आपको ऐसे कैसे एग्जाम में लिखना है कि यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरा है, बट यहाँ पे हमको कुछ खास इफेक्ट नहीं दिख रहा। आपकी बुक में ऑलरेडी मार्क है, मैं आपको PDF बना के सेंड कर दूंगा। इसके बाद एक्सटेंट ऑफ रूरल पॉवर्टी, कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, वो भी आपने अपने हिसाब से लर्न कर लेने हैं। और अगर अपने हिसाब से नहीं करने जाते तो पीछे जो MCQ और वगैरह वगैरह दिए होंगे या मैम ने जितना बताया होगा आप उतना भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है, इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना, मेन बातों पे जाना है कि कौन सी स्टेट्स में ज़्यादा गरीबी है, कौन सी स्टेट्स में कम गरीबी है, वो आपको बताया गया है। इसके बाद आते हैं कि क्यों हम अभी तक इतने गरीब रह गए। मतलब देश आज़ाद हुआ तो इतने ज़्यादा गरीब थे, उससे पहले और मतलब 75% के आसपास गरीब थे। तो देश की आज़ादी से लेकर आज तक हम इतने गरीब क्यों रह गए और ऐसा हमारे साथ क्या हुआ कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उसको स्टडी करते हैं। बुक में एक टॉपिक है जी, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश जब रूल हमारे इंडिया में आया था तो उन्होंने क्या क्या खराबियाँ की थी, तो हमने पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान किया था और इंडिया को एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बना दिया था। तो उन्होंने किया क्या क्या, सबसे पहला काम उन्होंने किया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने फैक्ट्रियां नहीं लगाने दी। सारी की सारी फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी, हमने पहले पढ़ा था, सारी की सारी फैक्ट्री ब्रिटिश में लगी थी, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में लगी थी, और इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल लेके जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, चीप रॉ मटेरियल्स, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, मटेरियल्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, कहाँ पे लेके जाते थे, इंग्लैंड लेके जाते थे, या ब्रिटेन ले लो, यहाँ पे लेके जाते थे, और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स वापस इंडिया लेके आते थे। इससे क्या हुआ, हमारे सारे देश के जो रॉ मटेरियल्स थे वो यूज हो गए। यहाँ से 500 रुपये का सामान गया और 5000 रुपये का बन के वापस इंडिया आ गया। तो ऑब्वियसली हमारे देश के लोगों का पैसा कहाँ चला गया, सारा का सारा पैसा इनके पास चला गया और ये देश को लूटने ही आए थे। तो इसलिए इन्होंने जो हमारा स्टार्टिंग में नुकसान किया उसकी भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। तो हमारा देश एक बहुत गरीब देश बन गया और बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए थे। एक तो आपको ये बात पता ही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मोर देन जो 70% लोग थे, 70% से ज़्यादा लोग किसमें एंगेज थे उस टाइम, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में आपको पता है कि खास कमाई होती नहीं, सीज़न अच्छा हो गया तो कुछ कमा लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और सीज़न बेकार गया तो नुकसान है। और किसान जो होता है हमेशा कर्जे के नीचे रहता है, कर्जे के अंदर रहता है मतलब। तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाने नहीं दी, इंडस्ट्रीज़ यहाँ भी नहीं लगाई, सारा का सारा रॉ मटेरियल भी लूट लिया और लोगों को मजबूरी में एग्रीकल्चर या खेती करनी पड़ी। और खेती में एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग घुस जाएंगे तो हमेशा वो गरीब के गरीब रहेंगे। ये हम सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उसी वजह से हमारे देश में गरीबी थी। इन्होंने जो हमारी खेती एग्रीकल्चर होता था तो हमने क्या करा, हमने फूड ग्रेन्स बनाए, वीट, जूट, बाजरा, राइस वगैरह बनाए। और यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया ब्रिटेन ने, उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट कहाँ पे भेजना शुरू कर दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या इंग्लैंड में। तो जब सारा का सारा फूड ग्रेन यहाँ से जाना शुरू हो गया, हमारे देश में क्या आ गए, भूखमरी हो गई, फेमाइंस आ गए, लोग मरने शुरू हो गए, गरीबी आ गई। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था कि हमारे देश का बनाया हुआ फूड ग्रेन हमने बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमें लालच आ गया था, हमें पैसा कमाने की लत लगी थी। यार छोड़ो, खुद क्या खाना, खुद थोड़ा बहुत खा लो, अपने इंडिया में नहीं बेचना, इंडिया से बाहर बेचो, जाके
वहाँ पे सप्लाई किया जाए, उससे हमारे देश में भूखमरी हुई। तो ये 3 बड़े कॉजेज थे जो ब्रिटिश रूल ने हमारे इंडिया के ऊपर नुकसान करा, जिससे हमारे को क्या फेस करनी पड़ रही थी, पॉवर्टी। ठीक है, इसके बाद आता है कि तब हमारे देश ने एग्रीकल्चर को तो कैरी ऑन किया, बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उन्होंने खेती या एग्रीकल्चर को अपना मेन ऑक्यूपेशन बनाया। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन उसमें उनको बेनिफिट नहीं हो रहा। कभी फसल ख़राब हो जाती है, कभी मानसून ख़राब आता है, कभी बारिश तेज़ आती है, कभी बारिश कम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने हमको नुकसान पहुँचाया। और जो लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने, जो हमने चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं कि लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने दिए थे, उसका नुकसान हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ, पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के जो लैंड रिफॉर्म्स हमने पढ़े थे, उसका हमको क्या लिमिटेशंस रही, उसमें क्या क्या कमी रही, जिससे हमारे को आज नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसमें कुछ बातें हैं। और ये पढ़ के आपकी क्लास आज खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक 4.7 पढ़ेंगे हम। लो सक्सेस, आपकी बुक में साथ साथ रीड करना है आप लोगों ने, लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग। जो लैंड सीलिंग हमने चैप्टर नंबर 2 में आपने रिसेंटली टेस्ट भी दिया है कि लैंड सीलिंग हुई थी, जिसमें बताया गया था कि जिस बंदे के पास एक लिमिट तय कर दी गई थी, उस लिमिट से ज़्यादा लैंड आप नहीं रख सकते। अगर आपके पास उस लिमिट से ज़्यादा लैंड होगा तो वो आपसे ले लिया जाएगा, और गरीब बंदों को, जिनके पास लैंडलेस लोग हैं, उनके पास दे दिया जाएगा। तो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो अमीर लोग थे, जो ज़मींदार वगैरह थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लैंड बांट दिए, अपने लैंड की लिमिट घटा दी, अपने रिश्तेदारों में लैंड बांट दिए, और गवर्नमेंट को शो कर दिया कि हमारे पास तो लैंड कम है। अपना लैंड उनके अपने परिवार में ही रह गया और गरीब लोगों का नहीं मिला। और जो लैंड अगर मान लो उनसे ले भी गए और गरीब लोगों को दिया भी गया, तो वो जो लैंड वो था जो उनको गरीब लोगों को दिया, वो लैंड बहुत छोटे छोटे लैंड थे, उससे उनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसमें आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, लैंड होल्डिंग्स वर टू स्मॉल टू बी वायबल। इतने छोटे छोटे लैंड गरीब लोगों को बांटे, वो अपना खाएगा कि किसी को आगे बेचेगा, वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो पाया या अपने लिए ही खा पाया उस लैंड से जो क्रॉप्स उगते थे, अपनी फैमिली का ही पेट भर पाया, तो बाजार में क्या बेचेगा। जब तक वो बाजार में नहीं बेचेगा तब तक पैसे कैसे कमाएगा। तो ये गवर्नमेंट की कुछ नीतियां थी जो फेल हो गई थी। इसमें एक और लिखा है, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स फेल टू इम्प्लीमेंट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। जितनी भी स्टेट्स थी वो फेल हो गई थी लैंड सीलिंग को ढंग से रेगुलेट करने में, कि लोग उसका ढंग से फॉलो करें। तो ये एक बहुत बड़ी फेल हुई थी पॉलिसी, जिसके चक्कर में हमें क्या फेस करनी पड़ी, जो गरीब लोग थे वो गरीब ही रह गए और अमीर बनता गया। सेकंड था मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सेकंड पॉइंट जो हमारे इंडिया में जो फार्मर्स है वो छोटे छोटे फार्मर्स है, बहुत अमीर फार्मर्स नहीं है। तो होता क्या है, ये बेचारा छोटे छोटे स्मॉल लैंड्स है इसके पास, छोटे छोटे लैंड्स है, स्मॉल लैंड्स है, और किस पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून पे, क्लाइमेट पे, मॉनसून, रेन, फर्टिलिटी, सॉइल, इन चीज़ों पे ये लैंड डिपेंड करता है। अगर मॉनसून बारिश सही टाइम पे हो गई और बिल्कुल एक्यूरेट हुई तो इसको फायदा है, अगर ये खराब हुआ तो भी इसका नुकसान। रेन कम हुई तो नुकसान, ज़्यादा हुई तो नुकसान। फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी, इसके पास फर्टिलाइजर खरीदने के पास पैसा नहीं है, क्यों, स्मॉल छोटा सा फार्मर है। फर्टिलिटी खराब हो गई, फर्टिलिटी मतलब उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो फर्टिलाइजर से या मैन्योर डाल के हम पढ़ सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। सॉइल, सॉइल बंजर हो गई, कई बार वो बंजर लैंड उसको मिल जाता है, उसके बाद बंजर लैंड होता है, उसको ज़्यादा खेती वो नहीं कर सकता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इसके पास बेचारा ये अपनी परिवार का पेट भरे कि आगे बेचे, तो ये मुश्किल से ही सेल्फ सफिशिएंट, ये खुद ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहा, अपनी फैमिली का पेट नहीं भर पा रहा, मार्केट में क्या बेचेगा। और मैंने जब बताया आपको, जब तक आप मार्केट में अपने क्रॉप्स नहीं बेचोगे तब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तब तक आप पुअर के पुअर रहोगे। तो ये स्मॉल फार्मर्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी, और हमारे देश में आज जो फार्मर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं। तो ये पॉइंट्स आपने अपने आप बनाने हैं, या स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो।
इसके बाद आता है जी आपका पॉइंट फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेशन एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो इंडिया में फॉलो की जाती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक फैमिली में, मान लो एक फैमिली है और उसमें इतना बड़ा लैंड है, मान लो इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, उसमें 3 बेटे हैं, 3 लड़के हैं। जब उसका फादर एक्सपायर होगा तो वो लैंड उनके बेटों को मिल जाएगा। तो वो बेटे ये नहीं करते कि हम इकट्ठी खेती करें, कई लोग तो जॉइंट फैमिली में होते हैं इकट्ठे खेती करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग होने के बाद एक बेटे का हिस्सा इतना हो गया और एक बेटे का हिस्सा इतना हो गया, तो एक बड़ा लैंड 3 हिस्सों में बढ़ गया, छोटे छोटे। उसके बाद उनके बच्चे होंगे, उसके मान लो पहले वाले के 2 बच्चे हुए तो ये लैंड और छोटा हो गया, एक ने ये ले लिया, दूसरे ने ले लिया। इसके अगर मान लो 3 बच्चे हैं तो एक ने ये ले लिया, दूसरे ने ये ले लिया, तीसरे ने ये ले लिया। इसके अगर 4 बच्चे हैं तो 1 2 3 4, तो एक बड़े लैंड आगे आगे और भी, तो अब इनके भी तो बच्चे होंगे, ये लैंड छोटा का छोटा छोटा का छोटा होता रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो यूपी बिहार से जो फार्मर्स थे, जो आज से 10-20 साल पहले उनकी पुश्तें खेती करती थी, अब वो खेती करनी बंद कर दी है उन्होंने। क्यों बंद कर दी है? क्योंकि उनके पास लैंड ही छोटे छोटे रह गए हैं और वो स्मॉल फार्मर्स बन गए फ्रेगमेंटेशन की वजह से। तो उनका पेट नहीं भरता उससे, तो इसलिए वो शहर में आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और वगैरह वगैरह बड़े शहरों में जाते हैं। वहाँ पे वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं और शॉप्स में काम करते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। छोटे छोटी जगह पे लैंड में उनके कमाना मुश्किल होता है, तो इसलिए शहर की तरफ भागते हैं और शहर में जाके अपनी नौकरी तलाश करते हैं। क्योंकि फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फैमिली की जितने जितने फैमिली बढ़ती रहेगी, उस खेत तो उतना ही रहेगा ना, खेत थोड़ी बढ़ेगा, तो उसके छोटे छोटे हिस्से होते रहेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लैंड की कमी हो रही है खेती करने के लिए और लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और शहरों की तरफ भाग रहे हैं तो देखो, रहेंगे तो गरीब ही ना, यहाँ से पैसा कमाएंगे, अपना पेट ही भरना है, अपना रूम का रेंट देंगे, जहाँ पे रहने का रेंट देंगे, अपना खाने पीने का खर्चा उठाएंगे। फिर जो पैसा बचेगा वो पैसा अपने गांव में अपनी फैमिली के पास बेचेंगे, जैसे पूरी फैमिली खाएगी। तो इतनी कोई सैलरी नहीं होती, 10,000 5,000 8,000 यही सैलरी होती है। इसमें वो उन्होंने यहाँ का रेंट भी देना होता है, यहाँ पर रहना भी होता है, यहाँ पर रहने का खर्चा भी होता है उनका, और बचा के 3-4 हज़ार या 2-3 हज़ार अपनी फैमिली को बेचते हैं, जिससे पूरी फैमिली अपना पेट भरती है। तो वो बेचारा गरीब का गरीब रहता है और जिसके यहाँ वो काम करता है वो और उठता रहता है। तो बेसिकली हमने यही पढ़ रहा है कि पहले ब्रिटिश ने हमको दबाया, वो अमीर होते गए, हमसे सारा पैसा लूटते गए और हमें और गरीब करते गए। उसके बाद एग्रीकल्चर एक हमारी देश में गवर्नमेंट ने बहुत कम ध्यान दिया है, ध्यान ज़रूर दिया है, लेकिन जो ध्यान देने के लिए लैंड रिफॉर्म्स बनाए थे वो फेल हो गए, लैंड सीलिंग फेल हुआ। इंडिया में स्मॉल फार्मर्स जो है वो बहुत गरीब है बेचारा, तो उसको प्रॉब्लम है कि वो खाए कि बेचे। उसके बाद खेत ही बहुत छोटा छोटा सा है, उसमें फर्टिलाइज़र खरीदने के पैसे नहीं, अच्छे सीड्स खरीदने के पैसे नहीं, अच्छी सॉइल खरीदने के पैसे नहीं है। उसके अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो नुकसान, बारिश कम आई तो नुकसान। इसके बाद आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, ये आपको समझ आ ही गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको आप लोग रीड कर लेना अच्छे से, मैं आपको मार्क करके दे दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, और 4.7 और 4.8 जो यूनिट है हम इकट्ठी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। That's all for today.